नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रुस्तम क्लासेस के अंदर। पहला सवाल, ये क्लासेस किन किन के लिए है? ये क्लासेस 10th क्लास के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई है क्योंकि उनके पेपर आने वाले हैं। साथ ही साथ सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और यूपीएससी के बच्चे भी इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी बेसिक में हमारे पास एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। तो यहाँ पर उन्हें हम फैक्ट के साथ साथ एक पर्सपेक्टिव भी देंगे। दूसरा सवाल, बिना व्हाइट बोर्ड के हम कैसे इन क्लासेस को कवर करेंगे और मैं कैसे आप लोगों को ये समझा पाऊंगा। देखिए, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, वो है स्टोरी टेलिंग, या फिर मैं ये कहूं कि कहानी के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई कहानी हमारे दिमाग में रिटेन कर जाती है और क्योंकि हमें लिखना है तो इससे हम आंसर को आराम से लिख पाएंगे। अब तीसरा सवाल, आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका जो पहला टॉपिक है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। तो इसके हेडिंग में से ही एक वर्ड उठा लेते हैं, असेस। असेस का मतलब समझते हैं यहां पे क्या है। असेस का मतलब है कि कंपेयर करो जो आपसे प्रॉमिस किया गया है किससे, जो उसका रिजल्ट आएगा। कंपेयर व्हाट इज प्रॉमिस टू कंपेयर व्हाट इज रिजल्टेड। इन दोनों को कंपेयर कर लो और असेस कर लो कि जो आपसे प्रॉमिस किया गया है क्या वो फुलफिल हुआ भी है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपीज की साइकिल दिलाऊंगा। अब आप क्लास में फर्स्ट आ गए, आपके पापा आपको साइकिल की शॉप पर लेकर गए और वहां पे उन्होंने आपको एटलस की साइकिल दिला दी 22 इंची की। अब आप घर पे आए, घर पे आके आपने अपने पापा को असेस करना चाहो, देखा कि कहीं आपके पापा ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया भी है या नहीं। तो आपने क्या करा, जो पापा ने प्रॉमिस किया था उस कंडीशन को उठाया, जो रिजल्ट हुआ उसको उठाया और कंपेयर करा और आपने देखा कि आपके पापा ने आपका प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा। ठीक इसी तरह हम डेमोक्रेसी को असेस करने जा रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी प्रॉमिस करती है क्या उसके आउटकम्स वो है या नहीं। इसके लिए हमें तीन चीज चाहिए। पहली, डेमोक्रेसी क्या है। दूसरी, हमारे पास डेमोक्रेसी क्या प्रॉमिस करती है। और तीसरा, उसके आउटकम्स। तो सबसे पहले समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। तो आप ध्यान देंगे, मैंने कहा है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि जो रूलर्स, जो शासन करने वाला इंसान होता है, ठीक है, शासक होता है, वो इलेक्टेड होता है। देखिए, एक वर्ड होता है इलेक्टेड, एक वर्ड होता है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड पोस्ट होती है जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया हमारे पास। प्रेसिडेंट तो भाई इलेक्टेड होता है, आईएएस, पीसीएस, गवर्नर, ये सब हमारे पास सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाओ, हमारे पास जैसे एमपीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। तो ये इलेक्टेड और सेलेक्टेड के बीच का डिफरेंस समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं सिटीजन्स की। देखिए, सिटीजन्स और पीपल में अंतर होता है। पीपल तो वो भी होगा जो बाहर से इंडिया के अंदर घूमने आया होगा, एनिमल थोड़ी होगा भाई, वो भी पीपल होगा। लेकिन सिटीजन वही होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन होगा इंडिया के अंदर, चाहे वो बर्थ से हो चाहे उसने रजिस्ट्रेशन कराया हो। तो सिटीजन्स और पीपल में अंतर होता है, तो याद रखना, इलेक्ट किया जाता है सिटीजन्स के थ्रू। तो जो हमारा पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। दूसरा मैं आपको पॉइंट इसके अंदर समझाना चाहता हूं, वो ये है कि रूलर्स टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। इसका मतलब कि जो भी इलेक्टेड रूलर्स हैं वही सारे मेजर डिसीजंस को लेगा हमारे पास, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर लेते हैं, एमपीज लेते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, ऐसे। तीसरा पॉइंट है कि जो सिटीजन्स हैं हमारे पास, उनके पास एक फेयर चॉइस होती है टू सेलेक्ट और टू चूज। किसे? जो भी अलग अलग ओपोनेंट्स हमारे पास खड़े हुए हैं, एक दूसरे के अलग अलग लीडर्स खड़े हुए हैं, उनके बीच में एक फेयर चॉइस होती है। चौथा पॉइंट होता है, हर एक सिटीजन की जो वैल्यू ऑफ वोट है वो बराबर होगी, और इसी को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और फाइनली और पांचवा पॉइंट होता है कि जो हमारे पास रूलर्स होते हैं वे रन करते हैं गवर्नमेंट को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन या एज पर लॉ। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के अंदर पांच चीजें हैं। पहली, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं सिटीजन से।
दूसरा हमारे पास आया कि जो रूलर्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, सभी मेजर डिसीजंस को लेता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आया कि जो सिटीजन्स हैं इन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलती है। चौथा कि सभी को जो चूज करने का राइट है, अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट आया कि जो हमारे पास रूलर्स होते हैं, जो हमारे पास शासक होता है, वो हमारे पास जो गवर्नमेंट को चलाएगा वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाएगा। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं कि डेमोक्रेसी प्रॉमिस क्या करती है, तो वो भी देख लेते हैं। डेमोक्रेसी कहती है कि हम प्रोमोट करेंगे इक्वालिटी को। तो सबसे पहले इस इक्वालिटी को समझते हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सिटीजन्स हो गए सबको इक्वल पैसा दे देंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि जितना पैसा मेरे और आपके पास है इतना पैसा ही अंबानी के पास कर दे, नहीं हो सकता। वो ये नहीं कहती। वो कहती है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। वो कहती है कि हम सबको लॉ के सामने इक्वल मानेंगे। अगर कोई क्राइम मैं कमिट करूं तो भी वही सजा मिलेगी, अगर उसी क्राइम को उसी सिचुएशन के अंदर आप कमिट करोगे आपको भी वही सजा मिलेगी। और अगर कोई बड़ा इंसान, इकोनॉमिकली बड़ा इंसान उसको कमिट करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी हमारे पास। तो ये मतलब होता है प्रोमोट करने का इक्वालिटी। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, वो कहता है कि हम एनहांस करेंगे डिग्निटी को। डिग्निटी को एनहांस कैसे करेंगे? देखो, चाहे वोट मैं दूं, चाहे वोट आप दो, चाहे वोट कोई और दे, हम सबकी वोट की वैल्यू इक्वल है। मैं किसी भी रिलीजन का हूं, आप किसी भी रिलीजन के हो, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जाएंगे वो हमें एक ही आंख से देखेगा, दोनों को ही। तो इस तरीके से वो हमारी डिग्निटी को एनहांस करता है। तो हमने अभी तक दो पॉइंट पढ़े। एक हमारे पास इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, दूसरा हमारे पास एनहांस करेगा डिग्निटी को, तीसरा हमारे पास है कि ये जो हमारे पास मिस्टेक्स हो जाती हैं तो हमें रूम देगा कि हम अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकें। कैसे? जो आपने नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये अमेंडमेंट का मतलब चेंज, यानी कि जो पहले के हिसाब से तो ठीक होगी लेकिन आज के हिसाब से वो सही नहीं है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे पास जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये रूम देता है कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए। कैसे? कि सपोज करो हमारे इंडिया के अंदर तो मैक्सिमम यही होता है, कम्युनलिज्म के बेसिस पे अधिकतर तनाव देखा जाता है हमारे पास, और इस तनाव को सोल्व किया जा सकता है जब वे दोनों समाज के लोग एक साथ बैठे। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो हमें रूम देता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को भी रिसोल्व कर सकते हैं। तो हमने जब इसकी बात आई कि डेमोक्रेसी क्या क्या हमें प्रॉमिस करता है, उसमें 4 पॉइंट पढ़ लिए कि एक तो इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, दूसरा हमारे पास क्या करेगा, डिग्निटी को एनहांस करेगा, तीसरा हमारे पास क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाएगा, चौथा हमारे पास क्या होगा, रूम फॉर अमेंडमेंट होगी। अब हमने दो बातें पढ़ ली, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी प्रॉमिस क्या करती है। तो फिर अब हम जनता के पास गए आउटकम लेने के लिए। तो जब हमने अधिकतर देखा है कि जो जनता है, जब भी डिबेट होती है कि डेमोक्रेसी में से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में से, मोनार्की में से और डिक्टेटरशिप, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डिक्टेटरशिप, जैसे कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरीके से ये तीनों भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। तो जब हम गए सोसाइटी के अंदर, हमने पूछा, ये हमने अधिकतर देखा है कि इन चारों में से लोग अधिकतर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जब भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं डेमोक्रेसी से, तो वो कहीं ना कहीं चुप हो गए, वो डिलेमा में पड़ गए। और क्योंकि डिलेमा का मतलब होता है बाबू, किसी भी चीज का स्पष्ट तरीके से जवाब ना दे पाना या फिर किसी भी चीज को लेकर के क्लियर ना हो पाना। तो उनके इस डिलेमा में पड़ने की वजह से ही हमारे पास सवाल उठने स्टार्ट हो गए। और हमने पूछा, क्या डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के बेसिस पे ही अच्छी है? क्या उसका कोई भी प्रूडेंशियल सपोर्ट नहीं है? तो इन सवालों के ही जवाब निकालने हैं हमें उसके आउटकम के अंदर, क्योंकि दो चीज तो हम देख चुके। तो अब एक फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। पिछले 100 सालों में, सपोज करो अगर 100 कंट्रीज थी, तो पिछले 100 सालों में इनिशियली 2 कंट्रीज में डेमोक्रेसी था, और पिछले 100 सालों के अंदर दिख रहा है कि लगभग बस 2 ही कंट्रीज में अब ऐसा है कि डेमोक्रेसी नहीं है, वरना 98 कंट्रीज में डेमोक्रेसी हो गया है। अगर ऐसा ही होता तो डेमोक्रेसी इतनी फैलती क्यों? फिर ये सवाल आता है। तो इन्हीं सवालों को हम अब देखते हैं। देखिए, हमें क्या करना है,
हमने जब इस सारी बातों को देखा तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलो इतनी सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, हम देखते हैं डेमोक्रेसी में क्या क्या कॉमन चीजें हैं सभी डेमोक्रेसी के अंदर। तो जब हम ये देखने चले तो हमने देखा कि हर डेमोक्रेसी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है बाबू हिंदी में संविधान। और इसमें क्या होता है, ये एक बुक होती है जिसमें सारे रूल लिखे रहते हैं, इस तरीके से ये काम होना है। तो एक रूल बुक की तरह से आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने देखा हर एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने देखा हर एक डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाती है। हमने देखा हर एक डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स को राइट मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो हर एक डेमोक्रेसी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हमने हर एक डेमोक्रेसी के अंदर देखी। तो फिर हमारे अंदर सवाल आया कि अगर ऐसा है तो जब इन सभी देशों में डेमोक्रेसी है, इंडिया में, यूएसए में, सभी देशों में डेमोक्रेसी है, तो इन सभी की प्रेजेंट स्थिति तो एक जैसी होनी चाहिए। हम देखते हैं तो वो एक जैसी है ही नहीं। तो अब क्या, तो हमने कहा देखो क्या कॉमन चीज है सभी डेमोक्रेसी में, सिर्फ इसी बात से इसका आउटकम नहीं तय किया जा सकता। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कि भाई कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो हमने कहा 3 मेन फैक्टर्स मान लो। एक तो सोशल सिचुएशन, दूसरा इकोनॉमिक अचीवमेंट और तीसरा कल्चर। सोशल सिचुएशन कैसे, देखिए यूएसए में सोशल जो हमारे पास सिचुएशन है वहां पे रेसिज्म का है, यही है ना। हमारे इंडिया में कम्युनलिज्म का है। रेसिज्म किसके बीच में, व्हाइट और ब्लैक दो के बीच में हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने का देती है तो वहां पे हो जाता है, काफी इतना नहीं होता बट हो जाता है, यहाँ से ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा कास्ट, इतना ज्यादा कम्युनलिज्म है कि बहुत टाइम लगता है। तो सोशल सिचुएशन अलग हुई, आउटकम अलग हो गए। दूसरी बात इकोनॉमिक, यूएसए के अंदर बाबू सभी लोग स्टार्टअप पे ध्यान देते हैं। वहां पे जो सरकारी नौकरी करता है वो कहा जाता है कि जिसके बस की कुछ नहीं करना वो सरकारी नौकरी करना है, क्योंकि बेसिकली तुम कितने भी ऊंचे पद पे चले जाओ, एक तरह से तुम्हारी बुढ़ापे तक की जिम्मेदारी सरकार की ही हो जाती है, वो तुम्हें पे करती है ना। खैर इस बात को बाद में बात करेंगे। यूएसए के अंदर स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। वेयरएज इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स को अहमियत ही नहीं दी जाती। यहाँ पर सरकारी नौकरियों को अहमियत दी जाती है, और यहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक पॉइंट भी सरकारी नौकरी होती है। तो ये देखो जब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीजों को महत्व दिया जा रहा है, तो फिर हम आउटकम सेम कैसे करें। और तीसरा कल्चर, देखिए भाई वैसे तो कल्चर में बहुत चीज आती है, हम एक सिंपल चीज को लेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जातियां हैं, उनके वहां पे क्या है, एक क्रिश्चियनिटी है और वही मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब है। पारसी, बुद्ध और जैन सब है हमारे पास, है ना। तो इतना सारा कल्चर हमारे पास, मल्टी कल्चर है, वो हमारे पास एक मैक्सिमम मेजोरिटी में एक ही चीज को फॉलो करते हैं। तो क्योंकि इन 3 फैक्टर की वजह से हम कह सकते हैं कि जो आउटकम है डेमोक्रेसी के, ऑल्दो हैविंग द कॉमन फीचर्स, वो सेम नहीं हो सकते। तो इसके अंदर पूछा गया कि क्या कुछ ऐसे कॉमन आउटकम्स हैं जो हम हर डेमोक्रेसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि सबसे पहले लोगों को समझना होगा डेमोक्रेसी है क्या, एक्चुअल में है क्या। लोग समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी है हमारे पास वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं समझते। वो समझते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिक, सोशल दिक्कतें हैं, कल्चरल दिक्कतें हैं, पॉलिटिकल दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें जो हमारे पास डेमोक्रेसी है खुद पे खुद सोल्व कर देगी। और अगर नहीं है, ऐसा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लेम करने लग जाते हैं। और अगर वो ब्लेम करने लग जाते हैं तो इससे कुछ होता नहीं है बाद में। तो हमारे पास क्या है, हमें उन्हें समझाना होगा कि डेमोक्रेसी है क्या। देखो भाई डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने का मौका देती है जिससे कि आप जो चाहो वो वाले गोल को अचीव कर सको, है ना। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच प्रोवाइड यू अ रूम टू अचीव योर गोल। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखिए 2015 में 14 में बनी थी मोदी सरकार, तो 2015 में मोदी जी ने यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया एनएसजी के लिए। अब आप कहेंगे एनएसजी क्या है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। बेसिकली न्यूक्लियर के लेन देन से रिलेटेड इसका सीन रहता है हमारे पास। तो मोदी जी ने अप्लाई किया, चाइना ने अपोज किया, हमें नहीं मिल पाई। अब फिर से यूएन में मीटिंग हुई 2021 के अंदर, तो अब उन्होंने कहा कि भाई तुम कोयला कम फूको,
तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री थे और काफी सालों की मेहनत के बाद ये स्टेटमेंट कही गई है। उन्होंने कहा ठीक है हम कोयला नहीं फूकने के, अगर आप हमें एनएसजी में मेंबरशिप दे दें, और अगर नहीं देंगे तो भाई फिर तो हमें फूकना ही पड़ेगा क्योंकि हमें भी तो डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके से अब ये हम वहां क्यों कर पाए, क्योंकि यूएन भी तो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताता है ना भाई। तो अब ये वहां पे हम कर पाए। तो भाई इसी के साथ आपका जो टॉपिक है हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। अब आप लोग कहेंगे कि चलो ठीक है आपने समझा दिया, हमें याद कैसे रहेगा। देखो भाई एनसीईआरटी का जो पहला पन्ना है हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी इस टॉपिक का, वो आप पढ़ लेना। मैंने इतना ही पढ़ाया है अभी तक, और जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ जैसे ही हमने पढ़ा एकदम सारी चीजें हमें याद हो गई है। तो बस इतना ही है, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। हमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव चाहिए जो मैं आपको दे चुका हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो भाई दबा के कर देना, भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलवा दूंगा। एक फाइनल बात यह है कि आपको वीडियोस डेली बेसिस पे मिलेगी। हो सकता है टाइम में फिक्स इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं, लेकिन शाम के 4 बजे से 8 बजे तक आपको मिल ही जाएगी वीडियो, ये मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो डेली मिलेगी, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। ओके, बाय बाय।